अपना परिवार साथ नहीं देगा तो कौन देगा। सुधा 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी बेटी थी। बड़े बूढ़ों के दबाव में आकर सुधा के पिता ने उसकी ग्रेजुएशन होते ही उसकी शादी कर दी। ना ही उसमें इंसान को परखने की समझ थी और ना ही दिन दुनियादारी की। ऊपर से ग्रेजुएशन भी उसने कॉरेस्पॉन्डेंस से ही किया था। कभी कॉलेज का मुंह तक नहीं देखा था। घर की 4 दीवारी में अपने भाई बहनों और माता पिता के साथ हमेशा एक खुशहाल और सादगी भरा जीवन जिया था। उसके ससुराल में सास ससुर थे और पति विनीत था। उसकी एक बड़ी ननद थी जो शादीशुदा थी। बहुत जल्दी ही वह अपने ससुराल में रच बस गई। उसकी सास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। सुबह उठते ही घर के कामों में सुधा की मदद करने के बाद वह मंदिर चली जाती थी और शाम को भी मंदिर जाती थी। दिन में 1-1.5 घंटा ध्यान पर बैठ जाती थी। उसके ससुर भी विनीत की तरह ही दफ्तर में काम करते थे। दोनों सुबह निकलते थे और शाम तक आते थे। बहुत ही साधारण सा परिवार था। 4 भाई बहनों में रहने वाली सुधा यहाँ खुद को अकेला महसूस करती थी। सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते थे और सुधा दिन भर अकेली बोर हो जाती थी। तभी एक दिन उसकी बुआ सास अपने बेटे पुनीत के साथ उसके घर आई। वह शाम के वक्त आई थी और उस समय घर पर सब मौजूद थे। बातों बातों में पता चला कि पुनीत को अपनी पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, तो विनीत ने सलाह दी, पुनीत 1-1.5 घंटे रोज आकर अपनी भाभी सुधा से पढ़ लिया करें। सुधा ने कहा, पुनीत कॉलेज में पढ़ता है और मैं कॉलेज की पढ़ाई उसे कैसे करा सकती हूँ। विनीत ने कहा, तुम सारा दिन घर में बोर हो जाती हो, यह तुम्हें अपनी किताबें दे जाएगा, तुम पढ़ लेना और समझ लेना और फिर उसे समझा देना। तुम भी तो यही पढ़ाई की हो। बस फिर तय हो गया कि सुधा पुनीत को पढ़ाने में मदद करेगी। अगले दिन पुनीत अपनी किताबें दे गया और फिर पुनीत का घर आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। वह अपने कॉलेज से सीधा सुधा के घर आ जाता और यहाँ से पढ़कर फिर अपने घर जाता था। क्योंकि वह कॉलेज से सीधा सुधा के घर आता था, इसलिए सुधा की सास ने कहा, पुनीत तुम्हारा देवर है, जब वह आता है तो उसे खाना भी खिला दिया करो। सुधा का भी पुनीत के साथ मन लग जाता था। वह बहुत ही हंसमुख लड़का था। पर धीरे धीरे सुधा ने महसूस किया कि पुनीत की पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं है। वह घर तो आता था पर ना पढ़ने के बहाने ढूंढता था। बस सारा दिन हंसी मजाक में निकाल देता था। एक दिन सुधा की सास ने टोक भी दिया, बेटा तुम्हारी माँ तुम्हें यहाँ पढ़ने भेजती है, पढ़ाई पर भी ध्यान दो। कहीं ना कहीं उन्हें अब सुधा का पुनीत के साथ इतना हंसी मजाक करना रास नहीं आ रहा था। पुनीत भी हंसी मजाक के नाम पर कई बार सुधा के साथ बदतमीजी कर देता था। सुधा ने विनीत से इसके बारे में भी कहा था, तो विनीत ने कहा, अरे क्या सोच रही हो तुम उसके बारे में, छोटे भाई की तरह है तुम्हारा। एक दिन जब पुनीत घर आया तो सुधा बिल्कुल अकेली थी। उसकी सास किसी काम से बाहर गई हुई थी। जब सुधा उसे रोटी परोसने लगी तो उसने सुधा का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। सुधा हड़बड़ा गई और उठ गई। वह भी उठ गया और सुधा की ओर बढ़ते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम्हारी ठुमकती हुई चाल, लहराते हुए बाल, झील सी आंखें और एक हरा बदन अपनी ओर आकर्षित करता है। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। आप मुझे भी थोड़ा खुश कर दो। पुनीत के मुंह से ऐसी बात सुनकर सुधा का उस पर हाथ उठ गया और वह भी ज़्यादा आक्रोश में आ गया और सुधा के साथ ज़बरदस्ती करने लगा। भगवान की कृपा थी कि उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। सुधा पुनीत को धक्का देकर तेजी से दरवाजे की ओर भागी। दरवाजे पर उसकी सास खड़ी थी। उसकी सास को देखकर पुनीत जल्दी से घर से बाहर निकल गया और सुधा अपनी सास के गले लगकर तेज तेज रोने लगी। उसने अपनी सास को सारी बातें बताई तो सास ने कहा,
और करो हंसी ठिठोली। मैं तो कहती ही थी पढ़ाई करने आया है, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हें ही मस्ती मजाक करने का मन करता था। अब छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। उसे और पढ़ाने के लिए घर बुलाने की ज़रूरत नहीं है। सुधा अपनी सास की बात सुनकर हक्की बक्की रह गई। इतनी धार्मिक, सत्संग सुनने वाली महिला उसका दर्द ना समझकर उसे ही दोषी ठहरा रही है। शाम को जब उसके पति और ससुर घर आए तो उसने उन्हें सब कुछ बता दिया और कहा कि वह पुनीत पर पुलिस केस करना चाहती है। थोड़ा सोचने के बाद उसके ससुर बोले, मेरी बहन के बेटे की जिंदगी का सवाल है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। अब छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ सब। उसने दर्द भरी नज़रों से विनीत की ओर देखा तो उसने भी कहा, कोई बात नहीं, भूल जाओ। आज से आगे अगर तुम घर में अकेली हो और वह आए तो उसे अंदर मत आने देना। मतलब इतना सब होने के बावजूद वह हमारे घर अब भी आएगा? अगर आप लोग होंगे तो वह अंदर भी आएगा और इस घर की बहू होने के नाते मुझे उसकी खातिर भी करनी होगी। क्या यही मूल्य है मेरा इस घर में? सुधा ने पीड़ित स्वर में पूछा। रिश्तेदारी की बात है, अब इस बात के पीछे क्या तुम्हारी बुआ सास इस घर में आना जाना बंद कर देगी? और वह आएगी तो उसका परिवार भी आएगा। सुधा के ससुर बोले। तो सुधा ने पूछा, क्या आपका यही निर्णय होता अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो? ऐसा सुनते ही सुधा के ससुर का खून खोल गया और उन्होंने उसे चाटा मारने के लिए अपना हाथ उठा लिया, पर मारते मारते रह गए। सुधा आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली गई। वह बहुत हैरान थी। इस मामले में सब एक ही नसीहत दे रहे थे, छोड़ दो, जाने दो, अब बात को मत बढ़ाओ, भूल जाओ। वह समझ नहीं पा रही थी कि कैसे भूल जाए, ऐसे कैसे छोड़ दे। रात उसका पति तो आकर सो गया, पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह अपने पति की ओर देखकर मन में सोचने लगी, काश तुम तो मुझे समझते। फिर उसने सोचा कि वह क्या समझेगा जब औरत होते हुए भी उसकी सास उसकी भावना नहीं समझ पाई। रात भर सोचने के बाद उसने निर्णय लिया कि वह बात को आगे नहीं बढ़ाएगी, परंतु छोड़ेगी भी नहीं। वह पुलिस केस नहीं करेगी, पर बात को जाने भी नहीं देगी। वह समझ चुकी थी कि अगर वह इस बात को जाने देती है तो खुद को उम्र भर कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। उसने अपनी ननद डिम्पल को फ़ोन कर सारी बात बताई। इस विषय पर अपने घर वालों का रवैया सुनकर डिम्पल बहुत हैरान थी। डिम्पल शाम को अपने घर आई। उसने अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर पूछा, पिताजी, जो कल सुधा के साथ हुआ, अगर मेरे ससुराल में मेरे साथ होता तो आप क्या यही करते कि छोड़ दो, जाने दो, भूल जाओ, बात को आगे मत बढ़ाओ? क्या आपको नहीं लगता अगर हमने बात को जाने दिया तो पुनीत की हिम्मत और बढ़ जाएगी? आज वह आपके घर की बहू के साथ गलत हरकत कर रहा है और यदि उसे सबक नहीं सिखाया गया तो कल वह किसी और लड़की के साथ गलत हरकत करेगा। आप तो बहू पर दबाव डालकर उसे बचा लेंगे जेल जाने से, पर क्या दूसरी लड़की पर दबाव डाल पाओगे? उसका भविष्य सुधारना है तो बात पर मिट्टी डालने के बजाय उसको उसकी गलती के लिए सज़ा देनी चाहिए। बेहतर है अभी हम घर वाले उसे सज़ा देकर सही राह पर लाने की कोशिश करें, वरना बाद में गलत हरकतें बढ़ जाने पर कानून यदि सज़ा देगा तो बहुत बुरा होगा। कहते हैं ना, गलत का सर उठे उससे पहले ही उसे कुचल देना चाहिए। पिताजी, सही कदम उठाकर आप एक साथ दो जिंदगियों को बदल देंगे। एक अपनी बहू की जिसने इतना विश्वास करके आपको सारी बातें बताई थी, और दूसरा पुनीत की। यदि आपने कोई सही फैसला नहीं लिया तो एक औरत होने के नाते मैं सुधा के साथ उसके फैसले में खड़ी रहूँगी, चाहे फिर वह फैसला पुनीत के खिलाफ
पुलिस केस करने का ही क्यों न हो। सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनकर समझकर सुधा के सास ससुर और पति ने सुधा को हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। उसके बाद वह पांचों पुनीत के घर गए और पुनीत के माँ पिताजी के सामने सारी बात बताई। पुनीत के पिताजी अपने आक्रोश को रोक नहीं पाए और उन्होंने पुनीत के गाल पर अपनी उंगलियां छाप दी। पुनीत की माँ ने अपने बेटे की करतूत के लिए सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। अपने परिवार का सहयोग पाकर सुधा ने हिम्मत आ गई और उसने पुनीत के पास जाकर उसको बहुत ज़ोर का थप्पड़ जड़ दिया और कहा, तुम्हारे माता पिता का मान करती हूँ, इसलिए तुम पर पुलिस केस नहीं कर रही, पर यदि तुमने लड़कियों की इज्जत करना नहीं सीखा तो ज़्यादा दिन तक जेल की हवा खाने से अपने आप को नहीं बचा पाओगे। पढ़ने की उम्र है, पढ़ाई करो और ज़िंदगी में कुछ बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करो, न कि गलत हरकतें करके उनका नाम मिट्टी में मिला दो। पुनीत रोते हुए सुधा के पैरों में गिर पड़ा और अपने किए की माफ़ी मांगने लगा। उसकी आंखों में एक माफ़ी मांगने की और अपने आप को असहनीय समझने की झलक दिखाई दे रही थी। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी अन्य कहानियों को भी अवश्य पढ़ें और कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कृपया कहानी को सीख समझ कर पढ़ें, व्यर्थ में ना लें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही नई कहानियाँ और नए विचारों के साथ हम आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का भरपूर ध्यान रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।